बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज बच्चों आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, यानी क्या हमारा टॉपिक है। आज हम जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने देखा हिस्ट्री के स्रोत क्या थे, ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ 7 पार्ट्स में। आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे मानव की उत्पत्ति व विकास। सबसे पहले देखेंगे हम क्या देखेंगे। सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो देखेंगे मानव की उत्पत्ति व विकास। सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे मानव की उत्पत्ति व विकास। तो अधिकांश विद्वानों का जो मत है आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, यानी कितना, 10 लाख वर्ष पूर्व या इससे पहले प्राइमेट्स नर, यानी इससे पहले जो क्या थे, प्राइमेट्स नर वानर से ही प्राणी का जन्म हुआ। जो मानव के समान था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही रहने लगे। फिर इनका जीवाश्म यानी फॉसिल, यानी इनका जो जीवाश्म है, इनका जीवाश्म फॉसिल भारत में नहीं मिले हैं। यानी कहाँ नहीं मिले हैं? भारत में नहीं मिले हैं। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन यानी ग्लेशियर काल के बताए जाते हैं। यानी कहाँ के बताए जाते हैं? मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन जो है वो ग्लेशिएशन काल के बताए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे प्राइमेट्स क्या थे। थोड़ा सा इसमें हम समझते जाएंगे प्राइमेट्स क्या थे। प्राइमेट्स क्या थे? प्राइमेट्स का अर्थ होता है नर मानव, यानी प्राइमेट्स का जो अर्थ होता है, प्राइमेट्स का अर्थ होता है नर मानव। और इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा, यानी इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा स्तनधारी जीवों को शामिल किया गया है। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ। ऐसी ही प्राणी आज से ऐसे प्राणी आज से 80 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाए गए। यानी कहाँ पाए गए? अफ्रीका में। यानी इनसे जो बताया जाने वाला संचायन, यानी प्राइमेट्स हमने इसलिए देखा कि प्राइमेट्स क्या थे, थोड़ा सा प्राइमेट्स हमने समझा। फिर उसके बाद जो ग्लेशियर काल में बताया गया, उसके बाद संचायन से मिले पत्थरों और औजारों से ये पता चलता है कि इनका मिलन काल लगभग 2500 पूर्व, यानी इनका जो मिलने का जो काल है, मिलने का जो वर्ष है वो लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व रखा गया है। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है, उनके अनुसार मानव की उत्पत्ति पहले यानी 14, यानी मानव की उत्पत्ति जो, यानी महाराष्ट्र के बोरी के अनुसार, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, नामक स्थल पर जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार, यानी उसके अनुसार जो है मानव की उत्पत्ति 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है।
इस पर इस विषय पर खोज कर सकता है। ज्ञातव्य हो कि जो है जहाँ अब हम देखिए ये तो हमारा हो गया। देखिए ये हो गया, यानी कि अब हम जानते हैं कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानववाद में बसे, यानी अफ्रीका की अपेक्षा, यानी जो है मानव जो है अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानववाद में बसे। तो हाँ कि इस जो है यानी जो हम बाद में बसे हैं, हाँ कि इस महाद्वीप की पाषाण टंगी मोटे तौर पर उसी तरह की विकसित जिस तरह अफ्रीका में हुआ है। जिस काल की जानकारी के लिए हमें लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं उनसे ऐतिहासिक काल का नाम दिया जाता है। यानी जो है जिस काल से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो है हमें जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं, यानी जिस काल की जानकारी के लिए, यानी हम इसकी आपको डिफिनेशन लिखे दे रहे हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगी। जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं, उसे विद्वानों ने ऐतिहासिक काल कहा है। यानी उसे क्या कहा है, उसे विद्वानों ने ऐतिहासिक काल कहा है। यानी जिनसे जो है विद्वानों के बारे में पता चलता है उन्हें ऐतिहासिक काल कहा है। तो अब इसके बाद तथा जिस काल की जानकारी के लिए हमें कोई लिखित प्रमाणिक सामग्री नहीं है उसे प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप ये तो ऐतिहासिक काल हो गया, प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा जाने। प्रागैतिहासिक काल जो है जिस काल की जानकारी के लिए, जिस काल की जानकारी के लिए जो लिखित या हमें कोई लिखित या कह सकते हैं कि प्रमाणिक सामग्री प्राप्त नहीं है, प्रामाणिक सामग्री प्राप्त नहीं है, उसे प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी हम इसको प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल की जानकारी के लिए हमें कोई लिखित या प्रमाणिक सामग्री प्राप्त नहीं है उसे प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हो गया। अब हम इसके बारे में जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे। यानी कि हम प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन थे, या प्रागैतिहासिक पुरातत्व यानी प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन थे। भारत में पूरा पाषाण काल संबंधित पुरातात्विक खोज से शुरू करने का श्रेय, यानी जो भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक या प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक भारत में पूरा पाषाण काल के, यानी पूरा पाषाण काल की जो खोज शुरू की थी, पूरा पाषाण काल की खोज शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, रॉबर्ट ब्रूस को। रॉबर्ट ब्रूट फूट
को जाता है, को दिया जाता है, भारतीय को दिया जाता है, यानी किसको, रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने वर्तमान तमिलनाडु के, यानी कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, यानी वर्तमान में जो तमिलनाडु है, वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट, तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लवरम चेन्नई मद्रास के निकट, चेन्नई या मद्रास के निकट जो पूरा स्थल 30 मई 1863 ईस्वी को लेटेराइट के जमाव से लेटेराइट का जो जमाव था, लेटेराइट के जमाव से कुठार की खोज की थी, कुठार की खोज की थी। फिर जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, यानी कि जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट का जन्म जो है 1834 में इंग्लैंड में हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फूट का जन्म 1834 में इंग्लैंड में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े, भारतीय भूवैज्ञानिक जो है सर्वेक्षण से जुड़े। कोलकाता में जो उनका निधन हुआ वो 1912 में हुआ। कोलकाता में दिसंबर 1912 में इनका निधन हुआ। 1912 में इनका निधन हो गया था। 1912 में इनका निधन हो गया था। फिर उसके बाद जो है मानव जो है हम थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे मानव की नई प्रजाति के अवशेष। हम थोड़ा सा समझेंगे इसको। मानव की नई प्रजाति के अवशेष। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर की दूरी पर 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राइजिंग स्थित कौन सी गुफा स्थित है? राइजिंग स्टार गुफा में खोजकर्ताओं ने मानव हड्डियों के यानी खोजकर्ताओं ने मानव हड्डियों के प्राचीन अवशेष यानी मानव हड्डियों के प्राचीन अवशेष 10 सितंबर 2015 को मिले। यानी इस प्रजाति को होमो यानी जो ये प्रजाति थी इस प्रजाति को होमो नलेदी होलो नमेदी नाम दिया गया। यानी प्रजाति जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 50 किलोमीटर दूरी पर राइजिंग स्टार गुफा में जो प्राप्त हुई थी, खोजकर्ताओं ने मानव हड्डियों के प्राचीन अवशेष जो 10 सितंबर को 2015 को मिले थे, उस आधार पर जो इस प्रजाति को होमो नलेदी कहा गया था। और शोधकर्ता में जो जुड़े वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर शोधकर्ता से यानी शोध से जुड़े वैज्ञानिक कौन थे? प्रोफेसर ली बर्गर ने कहा कि ये आधुनिक मानव की प्रारंभिक जातियां जीन्स होमो में से एक हैं। ये संभवतः यानी कि इन्होंने जो बताया ये संभवतः 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में रहते थे। 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में रहते थे यानी रहते होंगे। यानी ये बात किसने कही थी? ये प्रोफेसर ली बर्गर ने कहा था। फिर जनरल एलिफ ने यानी फिर एक जो खोज करता थे जनरल एलिफ ने प्रकाशित शोध के अनुसार यानी जो उन्होंने शोध के अनुसार संभवतः उन्होंने जो बताया जो शोध किया उसके जनरल एलिफी के अनुसार होमो नलेडी रीति रिवाजों के जानकार थे। यानी वो रीति रिवाजों यानी जनरल एलिफी के अनुसार जो उन्हें अवशेष प्राप्त हुए उनके अनुसार उन्हें पता चला होमो नलेडी जो जाति थी, जो प्रजाति पाई गई थी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, वो रीति रिवाजों के जानकार थे। यानी रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से जानते थे और संकेतों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान से सक्षम थे। यानी संकेतों के माध्यम से और विचारों के आदान प्रदान में वो सक्षम थे। अब यहाँ पे जो एक और बात पता चल रही है वो कंकालों की जांच यानी जो कंकाल थे उनकी जो जांच हुई, कंकालों की जांच में उनकी खोपड़ी आधुनिक मानव जैसी पाई गई। उनकी खोपड़ी जो पाई गई, खोपड़ी आधुनिक मानव जैसी पाई गई। यानी उनकी जो खोपड़ी पाई गई वो कैसी पाई गई? वो आधुनिक मानव जैसी ही पाई गई। हाँ कि उनकी मस्तिष्क की कोरी मनुष्य की तुलना में छोटी व गोरिल्ला जैसे वानरों जैसी थी। यानी उनकी उनकी मस्तिष्क की कोअरी जो थी वो आधुनिक मनुष्य की तुलना में छोटी
वह गोरिल्ला यानी जो गोरिल्ला है उसकी गोरिल्ला जैसे वानरों की थी। कलाई और हथेली आधुनिक मानव तरीके थी और और अंगुलियां ज़्यादा मुड़ी थी। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे, एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे, जो है प्रागैतिहासिक काल का एक चार्ट हम बनाएंगे और उसका विभाजन कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तभी हमको हर एक चीज़ क्लियर होगी और आसानी से सारी चीज़ें हमें पता चल पाएंगी। तो थोड़ा सा हम इसको डिवीज़न कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किल हमने बनाया और इस सर्किल में जो है प्रागैतिहासिक काल विभाजन लिखेंगे। प्रागैतिहासिक काल विभाजन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे भी एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए, बहुत अच्छे से। पूरा पाषाण युग, पाषाण युग जो डिफाइन करता है वो 3 पार्ट्स में है। अच्छे से थोड़ा सा हम लोग जानते रहेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले है, इसी के आगे देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें जो थे प्राचीन पत्थर युग, इसको हम क्या कहेंगे, प्राचीन पत्थर युग। और जो खोज करता थे, प्रथम खोजकर्ता वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये है मध्य पत्थर युग। और प्रथम जो खोजकर्ता थे जिन्होंने पहली बार इसको खोजा था वो थे जॉन इवांस। प्रथम खोजकर्ता थे जॉन इवांस। फिर है नवपाषाण काल, यानी इस तरह से मैं लाइन इसलिए बना दे रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। फिर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है, जिसके खोजकर्ता थे वो प्रथम खोजकर्ता वो डॉक्टर प्राइमरोज थे। यानी कौन थे, डॉक्टर प्राइमरोज थे। तो ये हमारे हो गए जो है थोड़ा सा हमने जो बताया। अब ये यहाँ से हम फिर अब आगे और एक चार्ट बनाएंगे और हम चार्ट देखेंगे धातु युग। अब जो अगला चार्ट हम बनाएंगे उस चार्ट में हम देखेंगे धातु युग। ये तो हो गया पूरा पाषाण और ये हो गया धातु युग। तो धातु युग को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियरली बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले ताम्रकालीन युग। ताम्रकालीन युग यानी क्या है, ताम्रकालीन युग हो गया। और जिसमें जो है इसमें हमने उसमें क्या जानकारी मिली, तांबा प्लस पत्थर जो कि बना ताम्र। फिर दूसरा है कांस्य युग में जो है हमने जाना तांबा प्लस टिन। जब तांबा और टिन मिलेगा तो बनेगा कांस्य। फिर लौह युग। फिर क्या आ रहा है, लौह युग।
अब हम थोड़ा सा इसमें हम इसका डिटेल से थोड़ा हल्का सा जान लेंगे, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक चार्ट हमने बनाया जिससे आप समझ सकते हैं। और पत्थर के टुकड़ों से निर्मित घरों को शैलाश्रय कहते हैं। यानी पत्थर के टुकड़ों से निर्मित घरों को शैलाश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पत्थर के टुकड़ों से जो घर बनते हैं उन्हें हम शैलाश्रय कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको हल्का हल्का जान लेंगे पूरा। पाषाण काल, इसके आगे हम जानेंगे आखेटक व संग्रहालय काल। आखेटक व संग्राहक काल। इस काल में होता क्या, हमने पूरा पाषाण काल अभी बताया, जो प्राचीन पत्थर युग था, इसमें आवास जो बने होते थे, यानी आवास रहने के लिए घर, वो कैसे थे? जो शैलाश्रय थे, शैलाश्रय अधिवास मतलब मैंने बताया पत्थर के टुकड़ों से निर्मित जो घर होते थे उन्हें शैलाश्रय कहा जाता था। उसके बाद जो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो आखेटक व पशुपालक काल। आखेटक व पशुपालक काल, ये जो था वो आवास नदी तट अधिवास। फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण को जो काल था वो पहिए व कृषि का आविष्कार, वो गर्त स्थायी अधिवास था। यानी आवास जो थे वो क्या था? वो गर्त आवास, वो गर्त स्थायी अधिवास था। उसके बाद हमने ये देखा। उसके बाद हम ताम्रकालीन जो युग देखेंगे। ताम्रकालीन युग में तांबे का प्रयोग हुआ, तांबे का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद आता है जिसमें कच्चे पक्के अधिवास थे। आवास जो होते थे वो कैसे होते थे? वो कच्चे पक्के होते थे, यानी कुछ ईंटों के बने हुए, कुछ मिट्टी के घर बने हुए, कच्चे पक्के अधिवास। फिर उसके बाद आता है कांस्य युग। कांस्य युग है कांसे का प्रयोग। कांसे का प्रयोग, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। और ये इसमें जो घर बने होते थे वो पक्के बने होते थे। आवास जो होते थे वो पक्के होते थे, पक्के अधिवास। इसके बाद हम फिर इसमें देखेंगे लौह युग। इसके बाद हम क्या देखेंगे? लौह युग। लौह युग जो था वो लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग, और ये इसको हम वैदिक काल मानते हैं। और इसमें जो आवास बने होते थे वो पक्के होते थे।
तो ये हमने थोड़ा सा जो है हमने जो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो अब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे ये तो उसके बाद प्रस्तर यानी पाषाण काल और आदिम मानव, इसके बाद हम इसका जो एडिंग है देखेंगे। पूरा पाषाण काल या पाषाण काल या आदिम मानव। पहला है पूरा पाषाण काल। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा जो है जान लेंगे। पूरा पाषाण काल जो है ग्रीक भाषा में, इसको ग्रीक भाषा में जिससे ग्रीक भाषा का शब्द है ये, यानी ग्रीक भाषा का ये शब्द है पूरा पाषाण काल, यानी इसको अंग्रेजी जिसमें पैलियर अर्थात जिसमें पैलियर का अर्थ जो होता है, अर्थ प्राचीन एवं लीथर का अर्थ होता है पाषाण। लीथर का अर्थ जो होता है वो होता है पाषाण। तो अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, इसे आखेटक एवं खाद्य संग्रहालय काल के रूप में भी जाना जाता है। इस काल को जो है इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है, तो जो पॉइंट में लिख रहा हूं इस पॉइंट को आप लोग नोट करते जाएं और आसानी से नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी नोट्स तैयार करने में। तो अब इसके बाद इसका अगला हम पॉइंट देखेंगे। भारत में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए। यानी जो पूरा भारत में पूरा पाषाण कालीन जो मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी प्राप्त हमें नहीं हुए हैं, और मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था, यानी मनुष्यों का जीवन जो था वो पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान, परंतु अग्नि के प्रिय, यानी इस काल में जो है इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान था, परंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। परंतु अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। इस समय के मनुष्य को ग्रीटो जाति के थे। इस समय के जो मनुष्य थे, इस समय के मनुष्य ग्रीटो जाति के थे। इस समय के जो मनुष्य थे वो ग्रीटो जाति के थे। इस युग को 03 भागों में विभक्त किया गया है, यानी इसको हमने डिवाइड किया है, विभक्त
किया गया है। अब हम ये हमने जाना पूरा पाषाण काल। अब इसके हम थोड़ा से पार्ट्स जो है हमारे हम देख लेंगे इसके, और आसानी से सारी चीज़ों को क्लियरली समझ लेंगे। पहला है निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इस काल के जो मानव थे, इस काल से मानव मूलतः क्वार्डाइट, पत्थर का प्रयोग करते थे, यानी क्वार्टराइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल के जो है इस काल के उपकरणों में दो भागों को, इस काल के उपकरणों को, इस जो एक काल था, इस काल के जो उपकरण थे, इस काल के उपकरणों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है चापर, यानी कि चॉपिंग पेबल संस्कृति, यानी पहला जो था चापर पेबल संस्कृति। इसके इस उपकरण का जो इसमें हम अगर थोड़ा सा और जानेंगे, सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। फिर इस संस्कृति को कहा जाता है, इसमें जो है नंबर 2 हैंड एक्स संस्कृति, यानी इसके उपकरण जो है इस यानी हैंड एक्स संस्कृति, यानी इसके उपकरण जो है वो मद्रास के समीप, यानी इसके उपकरण जो है वो मद्रास के समीप बादम दुराई तथा अतिरम्पक्कम में, यानी अतिरम्पक्कम में प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए मद्रास संस्कृति। वैसे हम इसको जो है इसको हम मद्रास संस्कृति जो ये प्राप्त हुए थे, इसको हम मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। फिर सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस ने, यानी कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड यानी हैंड एक्स
प्रथम हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। अब इसके बाद के हम देखेंगे पुरा पाषाण काल क्षेत्रों का वर्गीकरण, यानी थोड़ा सा और हम देख लेंगे पुरा पाषाण काल युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे पुरा पाषाण काल कितने पार्ट्स में, पूरा पाषाण काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम 3 पार्ट्स देख लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है निम्न पुराण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आखिरी जो है वो उच्च पाषाण पुरा पाषाण युग है, उच्च पुरा पाषाण युग है। तो इसमें जो है निम्न पाषाण में जो है वो फलक संस्कृति थी, फलक संस्कृति, और जो मध्यपुरा पाषाण काल में शल्क संस्कृति थी, शल्क संस्कृति थी। और आखिरी जो थी वो शल्क फलक संस्कृति थी, दोनों मिक्स हो चुकी थी। अब हम निम्न ये तो हमने जाना, यानी पुरा पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, फिर दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें निम्न पुरा पाषाण काल में फलक संस्कृति थी, मध्य जो है पाषाण काल में जो है आपका जो है शल्क संस्कृति थी। लेकिन उच्च पुरा पाषाण युग में जो है क्या था, शल्क और फलक संस्कृति दोनों मिक्सअप थी। अब हम इसका थोड़ा सा हम टाइम और सारी चीज़ों को हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको समझ लेंगे। सबसे पहले सोनी घाटी, सोनी घाटी, सोहन घाटी, यानी जिसको हम कहते हैं सोहन घाटी, जो कि आज पाकिस्तान में है। दूसरा है बोलन घाटी, जो मिर्जापुर में है, बोलन घाटी मिर्जापुर। ये तो हमने 2 पार्ट्स में निम्न पुरा पाषाण काल को डिवाइड किया। उसके बाद आते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सोन घाटी, दूसरा है बोलन घाटी, तीसरा है नर्मदा घाटी, चौथा है तुंगभद्रा घाटी। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जो है उच्च पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण युग। इसमें जो था वो शल्क फलक, इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड, यानी जो है उच्च पुरा पाषाण काल को 7 पार्ट्स में, 7 जो है इसके जो है क्षेत्र थे वो 7 हैं। देखेंगे 1 2
सबसे पहले है जो है बोलन घाटी, बोलन घाटी। उसके बाद है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तीसरा है मध्य भारत, मध्य भारत। फिर चौथा है गुजरात। फिर पांचवा है महाराष्ट्र। फिर छठा है कर्नाटक। सातवां है आंध्र प्रदेश, प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश। यानी उच्च पहला तो साहब हमने बताया निम्न पुरा पाषाण काल जो था, फिर उसको हमने दो पार्ट, उसमें जो है दो पार्ट से सोनी घाटी, बोलन घाटी। सोनी घाटी जो थी वो पाकिस्तान में है इस टाइम, बोलन घाटी मिर्ज़ापुर में है। फिर मध्य पुरा पाषाण काल सोन घाटी, बोलन घाटी, नर्मदा और तुंगभद्रा घाटी। उच्च पुरा पाषाण काल को बोलन घाटी, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कल देखो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपको, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है डियर मनीष सर।